नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। आज हम लोग इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक गुप्तोत्तर पर बातचीत करेंगे। इसी का पूरा नाम हो जाता है पूर्व मध्यकाल। ये पूरा एरा क्या कहलाएगा? पूर्व मध्यकाल, मतलब प्री मेडिवल एरा। मध्यकाल पढ़ने से पहले आपको इस एरा को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप मध्यकालीन इतिहास को भली भांति और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। गुप्तोत्तर काल से पहले शासन कौन कर रहा था? गुप्ता वाला पीरियड। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। गुप्ता वाला पीरियड ठीक ठाक है ना? वहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखिए हुआ क्या, 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य भारत में गुप्ता साम्राज्य लगभग विखंडित हो चुका था, ठीक है। और सामंतवाद नाम की एक नई व्यवस्था ने विकेंद्रीकरण के साथ क्षेत्रीय भावनाओं के साथ क्षेत्रीय शासकों का उदय हुआ। विकेंद्रीकरण का मतलब पहले कौन था? पूरे भारत पर लगभग एक छत्र शासन कर रहा था, कोई एक राजा। किसी एक बिंदु को केंद्र मान लीजिए आप कि यहाँ से बैठ करके वो नॉर्थ भारत और साउथ भारत पर लगभग शासन कर रहा था वो। लेकिन जैसे ही गुप्ता पीरियड खत्म होता है, भारत में अनेक क्षेत्र में, लगभग हर एक क्षेत्र में छोटे छोटे शासक का उदय हो जाता है, जिनकी भावना क्षेत्रीय होती है, जिनका आपस में तालमेल नहीं रहता है, जिनका आपस में इसका इससे आपस में क्या है, बाउंड्री डिस्प्यूट्स है। और इसी का फायदा उठाएगा लास्ट में कौन? विदेशी जाति। तुर्क इसका फायदा उठा करके भारत की गद्दी पर अधिकार स्थापित कर लेता है, भारत के शासन को संचालित करने का वो शक्ति हासिल कर लेता है, पूरे भारत पर एक छत्र शासन करने लगता है। कौन? तुर्क। तो कहने का मतलब है 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य में जब गुप्ता पीरियड समाप्त होता है, उसी वक्त भारत में बहुत सारे राजवंश का उदय हो जाता है, जिसमें हम पढ़ेंगे आज महत्वपूर्ण वंश, जिसका नाम है वर्धन वंश। अब इस छोटे छोटे राजवंशों में कुछ महत्वपूर्ण वंश हैं, जिनका जैसे आप पढ़ लीजिए मैत्रक वंश, ये वल्लभी से शासन कर रहा था। यशोधर्मन वंश, ये मालवा से शासन कर रहा था, ठीक है। हुन जो जाति थी, विदेशी जाति, ये पंजाब में शासन कर रही थी उस वक्त, इस पूरे पीरियड में। परिवर्ती गुप्त वंश जो था वो मगध पर शासन कर रहा था। गौड़ शासक या गौड़ वंश जिसको आप बोल सकते हैं, ये लगभग बंगाल पर शासन कर रहा था। और इसी समय एक वंश था जिसका नाम है पुष्यभूति वंश, या इसी को आप वर्धन वंश के नाम से इतिहास के पन्नों में जानते हैं। ये कहां से शासन कर रहा था? थानेश्वर से ये शासन करना शुरू किया था, हरियाणा। मतलब गुप्ता पीरियड जैसे समाप्त होता है, भारत में छोटे छोटे वंश की स्थापना हो जाती है, जो एक ही समय में लगभग शासन कर रहे होते हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे मान लीजिए पहले भारत में कोई एक राजा था जो पूरे भारत को एक छत्र करके, पूरे भारत को एक सूत्र में बांध करके केंद्रीकृत शक्ति के द्वारा शासन कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसका समाप्त समय होता है, बहुत सारे छोटे छोटे राजा का उदय हो जाता है, अपने अपने वंश में जहां जहां वो थे अपने अपने नाम से अपने अपने वंश की स्थापना कर देते हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं, है ना। अब देखिएगा जैसे वर्धन वंश के प्रभाकर वर्धन का, राजवर्धन का हत्या कर देता है, गौड़ वंश का शासक रहता है, तो इनके आपस में ही अपने अपने बाउंड्री डिस्प्यूट्स थे। ये एक दूसरे पर अधिकार करने के लिए, एक दूसरे को क्षेत्र को जीतने के लिए, मिलाने के लिए, अपने क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए लड़ रहे थे। इनमें एक भी भावना ऐसी नहीं थी किसी में भी कि ये पूरे भारत पर एक छत्र शासन कर सके, पूरे भारत को एक करके शासन कर सके। और इसी क्रम में एक विदेशी जाति तुर्क जिसको कहते हैं, तुर्क का आगमन होता है भारत में, और इनके आपस की मूर्खता का, इनके आपस के लड़ाई झगड़ों का फायदा उठा करके वो पूरे भारत की सत्ता पर काबिज हो जाता है। हम इस वंश को तो नहीं पढ़ेंगे इस वीडियो में, हम पढ़ेंगे पुष्यभूति या वर्धन वंश, जो थानेश्वर हरियाणा से शासन करने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है, शासन करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं वर्धन वंश को, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न जो है
पीटी में भी बहुत बार पूछे जाते हैं, और खास करके जब आपको मेडिवल हिस्ट्री समझना हो, है ना, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। पुष्यभूति वंश, इसी को इतिहास के पन्नों में, इतिहास में आप वर्धन वंश के नाम से जानते होंगे। ठीक है, इसी के बारे में आज पूरा हमें पढ़ना है इस वीडियो में। हुआ क्या, जैसे ही गुप्ता साम्राज्य का पतन हुआ, गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, उसी वक्त पुष्यभूति वंश का उदय हुआ। ठीक है, होता क्या है, पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति नाम के व्यक्ति। ठीक है, ये गुप्तों के सामंत थे, गुप्तों के ये क्या थे, सामंत थे। कहने का मतलब क्या, सामंत का मतलब क्या होता है, सामंत का मतलब होता है जिस वक्त गुप्ता पीरियड के शासक शासन कर रहे थे, उसी समय किसी क्षेत्र में यह भी शासन कर रहा था। कौन, पुष्यभूति वंश का व्यक्ति, पुष्यभूति वंश का शासक। लेकिन ये स्वतंत्र नहीं था, ये उसके नीचे शासन कर रहा था। ठीक है, जैसे कोई हेड होता है और फिर उसके नीचे बहुत सारे कर्मचारी होते हैं ना, उसी तरह से गुप्ता शासक हेड था, और उसी तरह किसी क्षेत्र में, मान लीजिए यहाँ गुप्ता शासन कर रहा है पूरे भारत पर, किसी एक क्षेत्र में, छोटा सा क्षेत्र में ये क्या था, उसके अधीन काम कर रहा था। ठीक है, तो अधीन को ही हम सामंत कहते हैं। गुप्तों के सामंत थे। हुआ क्या था, जब गुप्ता शासक के समय में, गुप्ता शासक में कौन था, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जब गद्दी पर बैठा था, इसी के समय में हुन जातियों ने, हुनों ने भारत पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। और चूंकि भारत में उस वक्त एक ही शासक था जो पूरे लगभग नॉर्थ भारत पर शासन कर रहा था, कौन, स्कंदगुप्त। यानी स्कंदगुप्त के समय में ही भारत में पहली बार हुनों ने आक्रमण किया था। हुनों का जब आक्रमण हुआ था, ये भी कहीं किसी क्षेत्र में शासन कर रहा था और उस वक्त अधीन था, लेकिन जैसे आक्रमण होता है, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। यानी यह बोलता है, गुप्ता वाला तुम जाओ, अब युद्ध करो, हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं। राजनीतिक परिस्थिति का फायदा उठा करके पुष्यभूति नाम का व्यक्ति, इस वंश का भी इस जाति से युद्ध होता है। ठीक है, और इसीलिए ये वर्धन वंश ज्यादा फेमस हो जाता है। इसके बाद क्या है, जब भारत में छोटे छोटे राजा अनेक क्षेत्रों में शासन कर रहे थे, उसी वक्त एक ऐसा वंश जो शक्तिशाली साबित होता है और महत्वपूर्ण है, ये क्या करता है, पूरे नॉर्थ भारत पर, लगभग उत्तर भारत पर एक शासन करने वाला, यानी पूरे उत्तर भारत को एक शासन करने वाला, एक करके शासन करने वाला कौन था, यही वंश है। इसीलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मैंने क्या बताया था, जैसे ही गुप्ता साम्राज्य का पतन होता है, पूरे भारत में अनेक क्षेत्रीय राजाओं का उदय हो जाता है। अपने अपने वंश की स्थापना करके ये लोग आपस में झगड़ते रहते हैं, अपने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए। उसी वक्त वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश जो है, पूरे उत्तर भारत पर एक छत्र शासन करने लगता है। एक दो जो बंगाल, जैसे बंगाल में कौन शासक कर रहा था, गौड़ वंश का शासक था बंगाल में, उस वंश को इसने क्या करा, पराजित किया और फिर पूरे बंगाल को जीत लेता है। कौन, वर्धन वंश का शासक हर्षवर्धन। यानी पूरे उत्तर भारत पर एक करने वाला, पूरे उत्तर भारत को एक करके शासन करने वाला भी कोई था तो वो हर्षवर्धन था, इस पीरियड में जहां एक दूसरे से लोग लड़कट मर रहे थे। अब हमें क्या पढ़ना है, गुप्तों के सामंत थे। ठीक है, हुआ क्या, एक व्यक्ति थे प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन, ये भी राजा बने। पुष्यभूति के बाद कुछ और राजा बने और प्रभाकर वर्धन राजा बनता है। इसके समय में क्या हुआ था, इसके दो पुत्र थे और एक पुत्री थी। दो पुत्र का नाम, जैसे एक का नाम था राज्यवर्धन, एक का नाम था हर्षवर्धन, और जो पुत्री थी उनका नाम था राजश्री। ठीक है, जो पुत्री थी उनका नाम था राजश्री। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, बड़े पुत्र का नाम था राजवर्धन, छोटे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन, और जो पुत्री थी उनका नाम क्या था, राजश्री नाम था उनका। राजश्री का विवाह इन्होंने कर दिया कन्नौज के शासक गृहवर्मन के साथ। गृहवर्मन नाम के शासक के साथ इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, जो मौखरी के शासक थे, मौखरी वंश के शासक थे, जो कन्नौज पर शासन कर रहे थे गृहवर्मन के साथ। बच गए ये दोनों पुत्र। गद्दी पर बैठा हुआ था राजवर्धन। ठीक है, राजवर्धन को युद्ध में मार देता है गौड़ शासक। गौड़ शासक था जिसका नाम था शाशांक।
ठीक है। इसी सासांग के बारे में जानते हैं कि बोधि वृक्ष को कटवाया था, जहां पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस वृक्ष को कटवाने वाला शासक कौन था? बंगाल में जो गौड़ शासक शासन कर रहा था उसी का राजा था, शासक था सासांग। इसी सासांग ने राजवर्धन को मार दिया। तो गद्दी पर अब कौन बैठेगा? हर्षवर्धन बैठेगा। 606 में इसकी मृत्यु हो गई। 606 ईस्वी में राजवर्धन की मृत्यु किसने? राजवर्धन को किसने मार दिया युद्ध में? गौड़ शासक सासांक ने। और फिर जब गद्दी खाली हो गई तो हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है। अब पूरी कहानी अब हर्षवर्धन पे ही चलेगी, इस वर्धन वंश की, क्योंकि यही एक वैसा शासक है जो सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध भी हुआ है ना। और कहा जाता है कि जो सामंतवादी व्यवस्था और जो विकेंद्रीकरण की व्यवस्था गुप्ता साम्राज्य के पतन के पश्चात स्टार्ट हुई थी, वो हर्षवर्धन के गद्दी पर बैठने के साथ ही खत्म हो जाती है। यानी ये एक छत्र शासन करता है पूरे नॉर्थ भारत पर। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब हर्षवर्धन। हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? 606 एडी में, और लगभग 647 ईस्वी तक ये शासन करता है। ठीक है। हर्षवर्धन के समय में पुष्यभूति वंश की राजधानी होती है थानेश्वर। मैंने पहले स्टार्टिंग में ही ये चर्चा कर दी थी। थानेश्वर हरियाणा से वर्धन वंश की स्टार्ट होती है, राजधानी वहीं रहती है। कालांतर में जाकर के यह कन्नौज को भी जीत लेता है, कन्नौज पर भी यह अधिकार कर लेता है। यानी इसकी दो राजधानी हो गई, किसकी? वर्धन वंश की। वर्धन वंश के जैसे संस्थापक या जैसे गद्दी पर बैठते हैं हर्षवर्धन, थानेश्वर से यह गद्दी ट्रांसफर कर लेते हैं कन्नौज, क्योंकि ये कन्नौज को क्या करते हैं? जीत लेते हैं। अब देखिए हुआ क्या था। हर्षवर्धन 606 एडी में अपने बड़े भाई राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठा, थानेश्वर इसकी राजधानी थी। इसके भाई को जो मारा था, कौन मारा था? सासांक। सासांक ने मारा था। इससे ये क्या करता है? युद्ध करता है। यानी जब बड़े भाई की हत्या कर दी थी, ये जब गद्दी पर बैठा तो बोला मेरे बड़े भाई को मारे हो तो हमसे भी युद्ध करो। सासांक युद्ध में पराजित होता है और कन्नौज पर कब्जा कर लेता है। कौन? हर्षवर्धन। तत्पश्चात इसकी राजधानी फिर कहाँ हो जाती है? कन्नौज हो जाती है। हर्षवर्धन ने लगभग उत्तर भारत के 5 राज्यों पर शासन कर रहा था, जिसमें आपको पता है पंजाब, ये उत्तर भारत के राज्य हैं जहां पर हर्षवर्धन शासन कर रहा था, जिसमें पंजाब है, कन्नौज है ना, बंगाल है, मिथिला है और उड़ीसा। ये 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर हर्षवर्धन शासन कर रहा था। तो आप यहां लिख सकते हैं लगभग उत्तर भारत के 5 राज्यों पर शासन करना शुरू कर दिया। 5 राज्यों पर जीत हासिल कर ली किसने? हर्षवर्धन ने। और पूरे उत्तर भारत पर एक छत्र शासन किया। कौन? हर्षवर्धन ने। इसलिए यह फेमस है। अब देखिए हुआ क्या। साम्राज्य विस्तार के क्रम में हर्षवर्धन का मन किया कि उत्तर भारत पर तो हमने जीत हासिल कर ली, उत्तर भारत पर तो हम एक छत्र शासन कर ही रहे हैं, एक एकदम राजा बने हुए हैं हर्षवर्धन। इसको लगा कि अब दक्षिण भारत पर भी हम क्या कर सकते हैं? अधिकार कर सकते हैं। और चूंकि उस वक्त दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का एक शासक था, चालुक्य वंश का शासक था पुलकेनसी द्वितीय। नाम याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, पुलकेनसी द्वितीय। ठीक है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। दक्षिण भारत में उस वक्त एक शासक जो चालुक्य वंश का था, जिसका नाम था क्या? पुलकेनसी द्वितीय, वो शासन कर रहा था। हर्षवर्धन का मन किया दक्षिण भारत पर हमला करे। यह हमला करने के लिए दक्षिण भारत की ओर बढ़ा। उसी क्रम में पुलकेनसी द्वितीय रोकता है और रोकने के क्रम में एक दूसरे से इसका क्या हो जाता है? युद्ध हो जाता है। पुलकेनसी द्वितीय के साथ जो युद्ध होता है वो कहाँ होता है? नर्मदा नदी के तट पर। बहुत बार ये भी पूछा गया, नर्मदा नदी के तट पर पुलकेनसी द्वितीय का हर्षवर्धन से युद्ध होता है। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पुलकेनसी द्वितीय ने एक लेख लिखा था, एक अभिलेख लिखा था, जिसका नाम है एहोल प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं हर्षवर्धन का किसके साथ युद्ध हुआ। हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठा, सबसे पहले इसने सासांग को पराजित किया। सासांग चूंकि इसके बड़े भाई की हत्या करी थी, सासांग को पराजित करके इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और कालांतर में इसकी राजधानी कहाँ हो गई? कन्नौज हो गई।
कब गद्दी पर बैठा? 606 AD में बैठा। कब तक चला इसका पूरा शासन? 647 ईस्वी तक चला। हुआ क्या था, इसने उत्तर भारत के 5 राज्यों को जीता और लगभग पूरे उत्तर भारत पर एक छत्र शासन करने लगा, यानी पूरे उत्तर भारत पर, हरियाणा से लेकर बंगाल तक इसका शासन हो गया। कहाँ? उत्तर भारत में। अब इसका मन किया कि हम दक्षिण भारत पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित करें। इसने साम्राज्य विस्तार के क्रम में दक्षिण भारत में आने का सोचा। दक्षिण भारत की तरफ जब बढ़ा, ये दक्षिण भारत में एक वंश शासन कर रहा था, चालुक्य वंश। चालुक्य वंश का एक शक्तिशाली शासक था जिसका नाम था पुलकेशी द्वितीय। पुलकेशी द्वितीय क्या करेगा? युद्ध करेगा। अब अपने क्षेत्र को थोड़ी ना ये जीतने दे देगा। जब ये आ रहा है, ये भी थोड़ा आगे बढ़ा और नर्मदा नदी के तट पर ये युद्ध हुआ। बहुत फेमस युद्ध है, बार बार पूछा जाता है। किससे जानकारी मिलती है इस युद्ध के बारे में? तो ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा है? पुलकेशी द्वितीय ने लिखा। इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? परिणाम, बेचारा हर्षवर्धन पराजित हो गया। ये जीत गया। कौन जीत गया? पुलकेशी द्वितीय वहां से जीत गया। हर्ष की पराजय हो गई और वापस पुलकेशी द्वितीय ने अपने क्षेत्र को पा लिया, यानी हर्षवर्धन जीत नहीं पाया था। यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम पढ़ेंगे और भी जो मुख्य बिंदु पूछे जाते हैं प्रश्न में। ये हमने युद्ध देख लिया। चीनी यात्री हैंसोंग के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना? आप नोट करते चले जाएंगे साथ में। हुआ क्या, जब हर्षवर्धन शासन कर रहा था, हर्षवर्धन के समय में ही एक प्रसिद्ध चीनी यात्री आता है जिसका नाम है हैंसोंग। हैंसोंग एक चीनी यात्री है जो भारत में कब आता है? 629 ईस्वी में आता है। और लगभग कब जाता है? ये जाता है लगभग 16 वर्ष के पश्चात। लगभग इसके बारे में कहा जाता है कि ये भारत में 16 वर्ष तक भारत में यह रहता है। कौन रहता है 16 वर्ष तक? हैंसोंग। 629 में आता है, 645 में ये चला जाता है। आता कहां से है? स्थल मार्ग से आता है। ये भी पूछा गया बार बार। और जाता कैसे है? जाता है बेचारा ये जल मार्ग से। अब बोलिएगा ये आया स्थल मार्ग से, गया जल मार्ग से, कैसे? हुआ क्या था, भारत है, चीन से आया, चीन से ये पेशावर के रास्ते भारत में आया। लगभग 16 वर्ष तक ये भारत में रहा और वापस फिर ये श्रीलंका के रास्ते उत्तरी द्वीपों पर होते हुए ये वापस कहाँ चला गया? समुद्री मार्गों के द्वारा चीन चला गया। ये बातें समझ में आ गई। आया कैसे? स्थल मार्ग से। गया कैसे? जल मार्ग से। कौन? तो प्रसिद्ध चीनी यात्री था हैंसोंग। अब इसके बारे में पता चलेगा आपको। हैंसोंग भारत में आया मुख्यतः बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए। इसका मन था बेचारा कि हम चलो बौद्ध धर्म, चूंकि बौद्ध धर्म की स्थापना का केंद्र ही बिहार है, तो ये वापस आता है भारत वापस नहीं, मतलब भारत आता है। किस लिए आता है? बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए, बौद्ध धर्म के ग्रंथ को ग्रंथ को पढ़ने के लिए। कहाँ पढ़ता है बेचारा? नालंदा विश्वविद्यालय में। क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय उस वक्त बौद्ध धर्म के महायान, जो बौद्ध धर्म बट गया था, उसका महत्वपूर्ण केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय में कुछ दिन पढ़ता है ये, उसके बाद कुछ ग्रंथों को लेकर के वापस ये चला जाता है जल मार्ग के द्वारा। कहाँ? चीन। इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है सीयू की, यानी इसने भारत में जो भी देखा, शासन प्रशासन में इन्होंने जो भी देखा, उसको इन्होंने अपने पुस्तक में किसमें लिखा? सीयू की। सीयू की क्या है? यात्रा वृत्तांत। किसके द्वारा लिखा गया है? प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंसोंग के द्वारा। सीयू की में इसने भारत को यिंतु नाम से पुकारा है। ये पूछा जाएगा बहुत बार। सीयू की नाम के पुस्तक के रचनाकार कौन है? हैंसोंग है, जो हर्षवर्धन के समय में आया था। यहाँ भी हॉ है, यहाँ भी हॉ है, याद रहेगा। हैंसोंग किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है सीयू की। सीयू की में इसने भारत को यिंतु नाम से पुकारा है। सीयू की नाम के पुस्तक में ही इसने हर्षवर्धन को क्या कहा? शिलादित्य। यानी को इसने हर्षवर्धन को किस नाम से पुकारा? शिलादित्य नाम से पुकारा। हर्षवर्धन को इसने शिलादित्य के नाम से पुकारा। हैंसोंग को या वैनसोंग को, जिसको आप जो उच्चारण कर सकते हैं, वैनसोंग को यात्रियों में राजकुमार
यात्रियों में राजकुमार और नीति का पंडित भी इन्हें कहा जाता है। तो यात्रियों में राजकुमार के नाम से किसे जाना जाता है, याद रखेंगे, हैंसोंग को। शिलादित्य के नाम से किसने पुकारा, हर्षवर्धन को पुकारा। किसने पुकारा, हैंसोंग ने पुकारा। भारत को किस नाम से इन्होंने पुकारा, यिंतु के नाम से पुकारा। सीयूकी की रचना किसने करी, हर्षवर्धन ने की। देखिए यहाँ दो कंफ्यूजन होगा। एक चीनी यात्री का नाम था फहियान, ठीक है, ये भी चीनी यात्री था, लेकिन दोनों में अंतर है। जो हैंसोंग था वो हर्षवर्धन के समय में आया था, दोनों में हॉ लगा हुआ, लेकिन जो फहियान था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, जो गुप्ता शासक था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। फहियान भी चीनी यात्री था, ये भी चीनी यात्री है। कौन, हैंसोंग। इसने भी अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा है। कौन से यात्रा वृत्तांत, फोओकी, ठीक है, इसने भी अपना एक यात्रा वृत्तांत लिखा, यानी इसने भी एक पुस्तक की रचना करी है जिसका नाम क्या है, फोओकी। अब इसका यात्रा वृत्तांत क्या है, सीयूकी। दोनों में क्या अंतर है आप देख सकते हैं, यहाँ 100 लगा हुआ है, हैंसोंग में 100 लगा हुआ है, यहाँ भी 100 है, लेकिन फहियान में फो लगा हुआ है। तो इसकी पुस्तक का नाम फो से स्टार्ट हो रहा है, फोओकी। ये क्लियर है। दोनों पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है, क्या करेगा ये पूछेगा हैंसोंग ने किस पुस्तक की रचना करी, दे देगा सीयूकी एफ या फोओकी, आप कंफ्यूज कर जाइएगा। याद रखिएगा हैंसोंग में यहाँ 100 आता है, इसलिए इसकी पुस्तक का नाम भी 100 से शुरू होगा। फहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, इसने अपनी पुस्तक लिखी है फोओकी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने बता दिया कितने बढ़िया से, है ना, ताकि आप यह बात समझ लें कि हर्षवर्धन के समय में कौन कौन सी घटना घटी है। पूरी बात एक बार और समझ ले। हर्षवर्धन ने 2 युद्ध किया महत्वपूर्ण। एक तो उसने बड़े भाई की हत्या करने वाले शासक को पराजित कर दिया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। दूसरा, उसने दक्षिण भारत में जब आगे बढ़ा तो पुलकेशी द्वितीय के साथ युद्ध हो जाता है। युद्ध की जानकारी कैसे प्राप्त होती है, एहोल प्रशस्ति अभिलेख जो पुलकेशी द्वितीय लिखता है उससे पता चल जाती है हाँ इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था। कब आया था हैंसोंग, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कब आया था, 629 में आया था, 16 महीना रहा। स्थल मार्ग से आया, जल मार्ग से चला गया। इसी को यात्रियों में राजकुमार की संज्ञा दी जाती है। यह चूंकि हैंसोंग बौद्ध धर्म को पढ़ने के लिए आया तो किस विद्यालय में इसने अपनी पढ़ाई करी, नालंदा विश्वविद्यालय में। 24 दिन रहा था, थोड़े बहुत दिन पढ़ाई किया। इसने एक अपना पुस्तक लिखा है सीयूकी, जिसमें इसने भारत को यिंतु और शिलादित्य के नाम से हर्षवर्धन को पुकारा है। हर्षवर्धन ने भी 3 पुस्तकों की रचना करी है जिसके बारे में पूछा जाएगा। और एक बात और, यही हैंसोंग था जिसने यह कहा कि भारतीय समाज 4 वर्गों में विभाजित थे, जिसमें शीर्ष स्थान पर ब्राह्मण था। ये भी इसने कहा है, ठीक है। हर्षवर्धन ने 3 पुस्तकों की रचना करी है। एक का नाम है रत्नावली, बहुत बार पूछा गया। एक का नाम है प्रियदर्शिका और एक का नाम है नागानंद, ठीक है। ये तीनों याद रखिएगा। हर्षवर्धन ने 3 नाटक की रचना करी। ये मुख्यतः नाटक है, जैसे कालिदास ने नाटक लिखी है ना, उसी तरह से हर्षवर्धन ने भी 3 नाटक की रचना करी। एक का नाम है रत्नावली, एक का नाम है प्रियदर्शिका और एक का नाम है नागानंदा। बहुत बार पूछा जाएगा प्रियदर्शिका किसकी रचना है, ठीक है। हर्षवर्धन के दरबार में एक विद्वान थे जिनका नाम था वानभट्ट। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने हर्षचरित्र नाम की पुस्तक लिखी है। हर्षचरित्र नाम की इन्होंने पुस्तक लिखी है। किसने, वानभट्ट, जो कि दरबारी किसका कवि था, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था वानभट्ट, जिसने हर्षचरित्र और एक पुस्तक और कभी कभी मिल जाएगा आपको, कादम्बरी, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार तंग करेंगे आपको एग्जाम में, बहुत बार आपको देखने के लिए मिलेंगे तरह तरह के सेट वाले बुक में। तो वानभट्ट जो हर्ष का दरबारी कवि था, हर्ष के दरबार में रहता था, विद्यमान था, उसने हर्षचरित्र और कादम्बरी नाम की पुस्तक लिखी है। और हर्षवर्धन ने 3 नाटक की रचना करी है, रत्नावली, नागानंदा और प्रियदर्शिका। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हुआ क्या, हर्षवर्धन की जैसे ही मृत्यु हुई, हर्षवर्धन की जैसे ही
मृत्यु हुई कब? 647 के आसपास। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए होड़ मच गया एकदम कि कन्नौज पर कौन वंश का शासक अपना अधिकार करेगा। यानी कन्नौज पर अधिकार करने के लिए एक दूसरे से लोग क्या करने लगे, लड़ने लगे, एक दूसरे के शासक एक दूसरे से। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज सभी शासकों के युद्ध यानी सभी शासकों के आक्रमण का केंद्र बना, चूंकि सभी इस पर अधिकार करना चाहते थे। कन्नौज का एक अपना महत्व था, आर्थिक महत्व था, राजनीतिक महत्व था, है ना। कन्नौज पर अधिकार करने में मुख्य 3 वंश के बारे में आपसे बहुत बार पूछा जाएगा जो महत्वपूर्ण थे। एक थे पाल, एक थे प्रतिहार और एक थे राष्ट्रकूट। यानी कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ने त्रिपक्षीय संघर्ष किया। त्रिपक्षीय 3 ही शासक थे ना, 3 वंश के शासक थे, तो त्रिपक्षीय क्या हुआ, संघर्ष हो गया एक दूसरे में कि कौन सत्ता पर स्थापित करेगा कन्नौज में, है ना, कौन कन्नौज पर अपना शासन स्थापित करेगा। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए सबसे पहले जो युद्ध की शुरुआत करी, किसने करी? शुरुआत किसी ने किया होगा ना, पाल शासक था। पाल शासक जिसका नाम है, इसी पाल शासक था धर्मपाल। धर्मपाल नाम का एक राजा था, पाल वंश का शासक है, जिसने शुरुआत कर दी सबसे पहले कन्नौज पर आक्रमण करने की, है ना। चूंकि पहले हर्ष था, लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, तब इन लोग का हिम्मत बढ़ने लगा, और हिम्मत बढ़ने लगा कन्नौज पर अधिकार करने के लिए एक दूसरे से लड़ाई स्टार्ट हो गई। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में पूछा जाएगा कि कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल था या कौन शामिल नहीं था। तो त्रिपक्षीय में 3 ही वंश था, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। हमने बताया शुरुआत किसने करी, पाल वंश का शासक कौन था, धर्मपाल। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना करी। अब हुआ क्या, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ स्वामित्व के लिए, लेकिन जीतता कौन है, अंततः लगभग 200 वर्ष तक यह युद्ध क्या होता है, चलते रहता है कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। और अंत में जो बेचारा विजय होता है, कौन सा वंश विजय करता है, ये बताइए जल्दी से, प्रतिहार। इसी का गुर्जर या प्रतिहार वंश अंत में सफल होता है कन्नौज पर सत्ता को स्थापित करने में, कन्नौज पर अधिकार करने में जीत जाता है कौन, गुर्जर प्रतिहार वंश, और अंत में कन्नौज पर शासन करने लगता है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष से यह प्रश्न बनेगा, चूंकि हर्ष से रिलेटेड है, ये मैंने इसलिए चर्चा यहां कर दी। मैंने बताया कि हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हो गई। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर अधिकार करने के लिए जो क्षेत्रीय शासक थे, उन्होंने एक दूसरे से लड़ाई स्टार्ट कर दी। लड़ाई सबसे पहले तीन वंश के बीच में हुई, जिसका नाम है त्रिपक्षीय संघर्ष। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश तीनों आपस में लड़ गए कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। शुरुआत करने वाला था पाल वंश का शासक धर्मपाल, ठीक है। विजय लेकिन किसकी हुई, गुर्जर प्रतिहार की। और यह युद्ध लगभग कब तक चला, 200 वर्षों तक चला। इसी में छोटा मोटा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर्षवर्धन के समय जो कन्नौज था वो किस लिए प्रसिद्ध था, मथुरा जो था वो किस लिए प्रसिद्ध था, मथुरा वो सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा क्षेत्र, मथुरा। मथुरा हर्षवर्धन के समय में सूती वस्त्र के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा फेमस था, इसलिए ये प्रश्न बनते हैं। तो ये पूरी कहानी थी। लगभग वर्धन वंश आपका खत्म होता है। आप जाकर के लूसेंट का ऑब्जेक्टिव जो आता है मोटा वाला, वो लगा लीजिए वर्धन वंश पे, या तो वर्धन वंश का कोई सेट है आपके पास तो उससे लगाइए। आपके प्रश्न मुझे विश्वास है नहीं छूटेगा, है ना। अगर 100 प्रश्न पूछे गए होंगे तो 90+ आप कर पाइएगा, ये मेरा विश्वास है, ठीक। पूरा कहानी एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूं। मैंने बताया था 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य भारत में कोई ऐसा शासक नहीं था, कोई ऐसा वंश नहीं था जो गुप्ता के पतन के बाद शासन कर सके पूरे भारत को एक करके। बहुत सारे वंश थे जिसमें आपने पढ़ा, मौखरी था, यशोधर्मन था, है ना, हुन था, परिवर्ती गुप्त था, फिर एक बहुत महत्वपूर्ण था वर्धन वंश। वर्धन वंश चूंकि उत्तर भारत को एक कर लेता है, इसीलिए ये प्रश्न बनते हैं आपसे।
वर्धन वंश जब हमने शुरू किया तो हमने बताया चूंकि वर्धन वंश की स्थापना किसने करी, पुष्यभूति नाम के व्यक्ति ने करी। गुप्तों के सामंत थे, लेकिन जैसे ही गुप्ता पर हुन का आक्रमण होता है उसी वक्त ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और क्षेत्र में शासन करने लगते हैं। प्रभाकर वर्धन नाम का व्यक्ति गद्दी पर बैठा हुआ था, जिसके 2 पुत्र थे। एक का नाम था राज्यवर्धन, एक का नाम था हर्षवर्धन, और उनकी एक बेटी थी जिनका नाम क्या था, राजश्री। राजश्री का उन्होंने विवाह कर दिया मौखरी के शासक कन्नौज पे जो शासन कर रहे थे गृहवर्मन के साथ। राजवर्धन गद्दी पर बैठा हुआ था, चूंकि बड़ा व्यक्ति था, बड़ा बेटा वही था। राजवर्धन की हत्या किसने कर दी, गौड़ शासक जो बंगाल का शासक था सासांक ने। अब गद्दी पर कौन बैठा, हर्षवर्धन बैठा। हर्षवर्धन जैसे ही गद्दी पर बैठता 606 ईस्वी में, इसने सबसे पहले सासांक को पराजित किया, क्योंकि सासांक इसके बड़े भाई की हत्या करी थी। सासांक को पराजित किया और कन्नौज पर क्या किया, इसने अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद देखो कन्नौज कहाँ फिर बाद में कितने मारपीट का क्षेत्र बनता है। कन्नौज पर अधिकार करने के पश्चात इसने कन्नौज को दूसरी राजधानी बना ली। पहली राजधानी थानेश्वर। हमने पढ़ा हर्षवर्धन का दूसरा युद्ध किसके साथ हुआ, दक्षिण भारत बढ़ने के क्रम में पुलकेशी द्वितीय के साथ। पुलकेशी द्वितीय के साथ जो युद्ध हुआ नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया, और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख किसके द्वारा लिखी गई है, पुलकेशी द्वितीय के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। उसके बाद हमने बताया हर्षवर्धन के समय में एक प्रसिद्ध चीनी यात्री आया था 629 ईस्वी में, जिसका नाम था हैनसोंग। हैनसोंग लगभग 16 वर्ष भारत में रहता है। 645 में चला जाता है, 629 में आता है, 645 में चला जाता है। आता है बेचारा स्थल मार्ग से और जाता है जल मार्ग से। पूरी कहानी हमने बता ही दी है। हर्षवर्धन की जैसे ही मृत्यु होती है, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष स्टार्ट हो जाता है भारत के आपस के शासकों के बीच में, जिसमें पाल, प्रतिहार और राजपूत आपस में भिड़ जाते हैं। शुरुआत करने वाला पाल वंश का ही शासक रहता है धर्मपाल, लेकिन जीत नहीं पाता है। 200 वर्ष के पश्चात अंततः विजय किसकी होती है, गुर्जर प्रतिहारों की। एक बिंदु हमने यहां बताया, चूंकि हर्षवर्धन के समय में जो मथुरा था, यहां मैंने लिखा ही है, जो मथुरा था वो सूती वस्त्र के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए। तो अब वर्धन वंश आपका महत्वपूर्ण जो था वो खत्म होता है। अगले टॉपिक में हम पाल वंश वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप कि ये बातें पूरी समझ में आई होगी। काफी थक गए हैं, है ना। शुभ रात्रि आप सभी को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो भी विद्यार्थी या जो भी छात्र, जो भी सहयोगी ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप का एक ग्रुप चलता है ना। आप किसी भी जिले से हो, बिहार के किसी भी जिले से, किसी भी स्टेट से हो, आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। वहाँ तरह तरह की जानकारी, तरह तरह के विषय से संबंधित प्रश्नों पे हम क्या करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते रहते हैं। तो उस ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं, तो ऐड हो जाइए। अन्यथा आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखिए और नोट करिए, है ना, ताकि यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे आप वर्धन वंश से, वो अब नहीं छूटेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।